हाल ही में मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आता है, बोले कि सर आप ये जो प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हो वो बहुत हेल्पफुल हो रहा है, आप बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही बता रहे हो। तो बिल्कुल यार, आपको यहाँ पर बहुत ही ऑथेंटिक चीजें ही प्रोवाइड की जाएगी, इधर उधर का बात नहीं किया जाएगा, है ना। तो आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, और बिल्कुल आप लोगों के भरोसे से ही हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। तो है ना, आपके एग्जाम में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही ही यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, चलो आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम लोग इकोलॉजी से रिलेटेड 20 PYQ बोल सकते हैं करने जा रहे हैं, और ये PYQ आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा कि अगर आपने पिछले 10 वीडियो जो PYQ MCQ सीरीज डाल चुके हैं वो देख चुके हो तो आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे MCQs, और नहीं देखे हो तो अभी जाके देख लो। ठीक है, और अगर पसंद आता है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं अपन? इकोलॉजी में बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट और उस इन्वायरमेंट में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके बीच का जो इंटरैक्शन होता है ना, आपस में जो संबंध होता है, इंटरैक्शन होता है, इसी की स्टडी की जाती है इकोलॉजी में। तो इसी का आज 20 MCQ देखते हैं। चलो मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक प्रयोगशाला तकनीशियन 29 सितंबर को होने वाले एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो अभी जाके ले लो, ऑफर बिल्कुल अभी भी है। 49 रुपए 10 मेगा टेस्ट, फुल लेंथ मेगा टेस्ट लिया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे लोगों ने ले चुका है, रिव्यूज भी काफी अच्छे आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ही मिल रहा है आपको, है ना। इसलिए अभी जाके ले लो। कैसे ले सकते हो? इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो या www.livesciencetutorial.com पर जाकर आप सीधा परचेस कर सकते हैं, है ना। और या तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, है ना। बायोमास्टर लोकी टेलीग्राम चैनल से भी आपको चीजें मिल जाएंगी। ये रहा वेबसाइट, और बायोमास्टर लोकी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और इंस्टाग्राम में भी अगर आप चला रहे हो तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे बायोलॉजी से रिलेटेड और अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलो, और कोर्स को परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इकोलॉजी का। देखो, इकोलॉजी में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं? इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरैक्शन। तो उन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। इकोसिस्टम सर्विस सच एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भाई जो न्यूट्रिएंट साइकिल है और जो सॉइल फॉर्मेशन है वो इनमें से किसके द्वारा बनाया जाता है, मतलब मिट्टियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है ना। और जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो किसके द्वारा चलाया जाता है ना। बोला जा रहा है पोषक तत्वों के चक्रण और मिट्टी का निर्माण जैसी पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर प्रोड्यूसर नहीं होगा। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट होते हैं। ठीक है, डीकंपोजर इसका आंसर होगा, क्योंकि डीकंपोजर में कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं? जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, सूक्ष्म जीव। तो यही सभी डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि सड़े गले चीजों को क्या करते हैं? सड़ा के मिट्टी में मिलाते हैं और उन्हीं का फिर से मिट्टी बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिल्कुल नहीं होगा, है ना, और हर्बीवोर भी नहीं होगा। हर्बीवोर कौन? जो कि प्लांट खाते हैं, प्लांट को खाने वाले या प्लांट्स पर, पौधों पर फीड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म को हर्बीवोर बोलते हैं। कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, उपभोक्ता जिसे बोलते हैं, है ना। चलो, प्रोड्यूसर्स प्लांट होते हैं। बेसिकली कौन है प्रोड्यूसर? प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो कि खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो इसका आंसर डिकम्पोजर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉइनियर स्पीशीज इन प्राइमरी सक्सेशन। प्राथमिक उत्क्रमण में अग्रणी प्रजाति का उदाहरण कौन सा है? पॉइनियर स्पीशीज मतलब क्या होता है? देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सक्सेशन क्या होता है ना। सक्सेशन मतलब किसी ऐसे एरिया में जहां पर कभी लाइफ थी ही नहीं, जहां पर कभी कोई जिंदगी, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले वहां पर कभी आया ही नहीं था, लेकिन वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के आने से जो शुरुआत होगा, वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के आने से क्या शुरुआत होगा कि वो एरिया ऐसा एरिया बनेगा जहां पर अब लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। इसी को ही सक्सेशन बोलते हैं। मतलब वो उपजाऊ बन रहा है, अब वो जमीन, अब जो एरिया है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए क्या बन रहा है? उपजाऊ बन रहा है। इसी को ही क्या बोलते हैं? सक्सेशन बोलते हैं। लेकिन सबसे पहली बार जब सक्सेशन होता है तो उसे प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन कब? जब वो इन्वायरमेंट पूरा जल जाता है, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जो प्राकृतिक आपदाएं होते हैं उसकी वजह से जब वो जमीन पूरा खराब हो जाता है, उसके बाद जब उसमें फिर से
लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं तब उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन मतलब आज तक कभी भी वहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं आया था, लेकिन पहली बार आया, तो इसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। अब प्राइमरी सक्सेशन में पॉइनियर स्पीशीज क्या होता है? तो पॉइनियर स्पीशीज मतलब वहां पर सबसे पहली बार जो स्पीशीज आता है वो प्राइमरी सक्सेशन मतलब पॉइनियर स्पीशीज कहलाते हैं ना। तो सबसे पहली बार कौन स्पीशीज आते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वही आएंगे। तो ये जो लाइकेन है ना, यही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लाइकेन सबसे पहली बार आते हैं किसी भी प्राइमरी सक्सेशन करने वाले लैंड पर, है ना, करने वाले एरिया पर। तो लाइकेन क्या होता है? लाइकेन होता है फंगस, फंजाई प्लस एल्गी का क्या होता है? कवक और शैवाल का सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, साथ में जीवित रहते हैं, ये साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? फायदा देते हैं। मतलब ये म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, साथ साथ आपस में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को, दोनों को बेनिफिट मिलता है। तो इसी को ही लाइकेन बोला जाता है। तो इसका आंसर लाइकेन हो जाएगा। ओक ट्री नहीं होगा, ग्रास भी नहीं होगा और श्रब भी नहीं होगा। ठीक है, चलो समझ आ गया होगा पॉइनियर स्पीशीज क्या होता है और सक्सेशन क्या होता है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया टू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट्स टू अमोनिया टू नाइट्रेट एंड देन the process of converting ammonia to nitrite and then nitrate is called, अमोनिया को नाइट्राइट्स और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नहीं कहा जाता नाइट्रिफिकेशन, इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है नाइट्रीकरण। ठीक है, मतलब पहले अमोनिया देन नाइट्राइट और इसके बाद क्या बन रहा है? नाइट्रेट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा, अमोनिफिकेशन भी नहीं होगा। चलो बात करेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमास वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड परमाफ्रॉस्ट? ठीक है, निम्नलिखित में से किस बायोम में आप परमाफ्रॉस्ट पाएंगे? तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब फ्रोजन ग्राउंड, जहां पर जो लैंड होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस में रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस या उससे और भी कम डिग्री सेल्सियस में रहता है। लगभग 2 साल तक रहना चाहिए फ्रोजन ग्राउंड, मतलब जहां का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम भी होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। तो ये कहां पर देखा जाता है? तो ये डेजर्ट में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेजर्ट में तो सूखा है भाई, सूख गया है, पानी ही नहीं है ना। तो ये टुंड्रा में देखा जाता है। ठीक है, ग्रास लैंड में नहीं आएगा और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी नहीं आएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में भी इसका आंसर नहीं आएगा। टुंड्रा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म? अभी बताया म्यूचुअलिज्म मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? बेनिफिट, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लायन एंड जेब्रा। बिल्कुल नहीं भाई, लायन तो सबको निपटा देता है। ठीक है, बी एंड फ्लावर, बिल्कुल इसका आंसर बी एंड फ्लावर होगा। मधुमक्खी और फूल, कैसे दोनों को एक दूसरे को फायदा मिल रहा है भाई? मधुमक्खी को फूल से क्या मिल रहा है? शहद मिल रहा है। और फूल को मधुमक्खी से क्या मिल रहा है? तो पॉलिनेशन में, है ना, परागण में क्या हो जा रहा है? सहायता हो जा रहा है। किसको? फूल को, क्योंकि मक्खी एक फूल में बैठा और वही जब दूसरे फूल में बैठता है तो उस मक्खी के द्वारा, उस बी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा उसके पॉलन ग्रेन या पराग कण को दूसरे फ्लावर में पहुंचा दिया जाता है। तो इससे पॉलिनेशन में हेल्प हो रहा है ना। तो ये हो जाता है इसका आंसर म्यूचुअलिज्म। कैटल एंड ग्रास भी नहीं होगा और फॉक्स एंड रैबिट भी नहीं होगा। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश वॉज प्रपोज्ड बाय। तो इकोलॉजिकल नीश किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? है ना, पारिस्थितिक नीच की अवधारणा किसने प्रस्तावित किया था? तो ये GF गॉस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये आप याद रख लेना, इसको गॉस प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, चलो सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का स्वपोषी घटक है? ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, है ना। तो अपना खाना कैसे खुद से बनाएंगे? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बनाता है? जिनके पास में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वही तो अपना खाना खुद से बनाएंगे ना। तो इसका आंसर हो जाता है एल्गी। एल्गी कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है ना। और भी एल्गी होते हैं ब्राउन वाले, लेकिन हम लोग कॉमनली ग्रीन को ले रहे हैं। ग्रीन कलर के एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल।
है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट है और यही क्लोरोफिल की वजह से ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इस फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है, फूड बनता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाने का काम, इसी को ही मतलब इन्हीं ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, चलो तो इसका आंसर एल्गी हो जाता है। फिर हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 8, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कहां से कहां, यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, साइक्लिक होगा या मल्टी डायरेक्शनल। तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होता है एनर्जी का फ्लो। कैसे भाई, अगर एक ऑर्गेनिज्म है ए, इसको किसने खाया, बी ने खाया, और बी को किसने खाया, सी ने खाया, तो एनर्जी ए का बी में जाएगा, बी का सी में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ए का बी में गया फिर बी का फिर से ए में आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है एनर्जी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज, ठीक है, पृथ्वी का सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, सबसे उत्पादक। तो यहां पर इसका आंसर डेजर्ट बिल्कुल नहीं होगा, ओशन भी नहीं होगा, रेन फॉरेस्ट हो सकता है, लेकिन कोरल रीफ रेन फॉरेस्ट से ज्यादा उत्पादक वाला होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन होता है, कोरल रीफ होता है। रेन फॉरेस्ट भी होता है लेकिन रेन फॉरेस्ट से ज्यादा कोरल रीफ होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है। 10th क्वेश्चन, विच गैस इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस प्रभाव मतलब मुख्य योगदान करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे मुख्य योगदान किसका होता है, तो इसका आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं आएगा, है ना, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा और आर्गन भी नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज इन, एक सेकंड आजा नीचे। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट कॉल्ड, किसी पर्यावरण द्वारा समर्थित अधिकतम जनसंख्या आकार को क्या कहते हैं। मतलब कोई इन्वायरमेंट है वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, तो जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि क्या बोलते हैं उसको, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, वहन क्षमता, मतलब किसी इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी जितनी होती है उतना ही उसमें ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकते। अगर आए तो फिर वो इन्वायरमेंट या वो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म होने के कगार में आ गया है। ठीक है ना, तो कैरिंग कैपेसिटी जितना है उतना आना चाहिए, तब वो स्टेबल है। ठीक है, वो इकोसिस्टम स्टेबल। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट इन अ फूड चेन इज अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो बोला जा रहा है खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण लगभग कितना % होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से, 10% का रूल। ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के पास मान लो 100 जूल एनर्जी है, तो इसको खाने वाले जो मान लो ये ए है, लिखते हैं ए ऑर्गेनिज्म, इसको खाने वाला कौन है, बी, और इसको खाने वाला कौन है, सी। तो मान लो ए वाले के पास कितनी एनर्जी है, 100 जूल। अगर ए को बी खाता है तो बी को इस 100 जूल का मात्र 10% मिलेगा, और अगर बी को सी खाता है तो इसको मात्र इसका 10% कितना मिल जाएगा, 1 जूल। ठीक है, ये 10% का रूल आपको पता होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ये चीज। ठीक है, क्लास 8 9 से पढ़ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, प्राथमिक उत्पादकता निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक होता है। मतलब कौन से इकोसिस्टम में, कौन से पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। तो यहां पर बिल्कुल ग्रासलैंड नहीं आएगा, डेजर्ट नहीं आएगा, है ना, ये आ जाएगा क्या, यूस्टेरीज, ये इसका आंसर हो जाएगा। मुहाने, बिल्कुल मुहाने इसका आंसर हो जाएगा, टुंड्रा भी नहीं आएगा। मुहाने क्यों होगा, क्योंकि मुहाने किसको बोलते हैं, या यूस्टेरीज किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिक्स ऑफ, मुहाने किसको बोलते हैं, मिक्स ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर। जो समुद्र का पानी होता है और जो फ्रेश वाटर होता है, नदी से जो पानी आते रहता है, वो जहां पर मिलता है ना, वहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है और वहीं पर प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होता है। मतलब जहां पर सपोज इधर समुद्र का पानी इधर से जा रहा है और इधर से कोई रिवर का पानी आ रहा है, तो ये जहां पर ये मिल रहे हैं इसी एरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, और उसी जगह में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। चलो बात करेंगे 14th क्वेश्चन की, इन अ फूड चैन हर्बीवोर्स आर कंसिडर्ड एज, हर्बीवोर को फूड चैन में, खाद्य जाल में, खाद्य श्रृंखला में क्या कहा जाता है ना, खाद्य जाल नहीं, खाद्य श्रृंखला, क्योंकि फूड चैन
खाद्य श्रृंखला है और खाद्य जाल को फूड वेब बोला जाता है। ठीक है, तो एक फूड चेन है जिसमें ए को बी खा रहा है, बी को क्या कौन खा रहा है, सी, और सी को कौन खा रहा है, डी। तो इस फूड चेन में बोला क्या जा रहा है कि हर्बीवोर को क्या कंसीडर किया जाता है, तो हर्बीवोर बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, है ना। प्रोड्यूसर तो सबसे पहले मान लो अगर इस इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर ए होगा तो ये जो सेकंड नंबर का है ना यही प्राइमरी कंज्यूमर है, इसके बाद ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, फिर डी टर्शरी कंज्यूमर होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, और प्रोड्यूसर को कौन खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खाते हैं, है ना, फीड करते हैं। बेसिकली एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है ताकि आपको समझ आ जाए, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। ठीक है, चलो, तो ए क्या है, सबसे पहला जो खाना बना रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को खाने वाला होता है कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर में भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहला वाला जो प्लांट को खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला सेकेंडरी, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला टर्सरी कंज्यूमर कहलाता है, या हिंदी में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक, और यहाँ पर ये उत्पादक। ठीक है, चलो बात करेंगे 15th क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज सेडिमेंट्री साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र एक अवसादी चक्र है। सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब क्या होता है कि वहां पर कोई भी इन्वायरमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वायरमेंट गैसेस, मतलब बेसिकली जो भी चीजें हैं, लाइक इसमें इसका एग्जांपल तो फास्फोरस साइकिल हो जाएगा। तो फास्फोरस है ना, वो इन्वायरमेंट में मतलब गैस में नहीं आता, वो कहाँ रहता है, वो सिर्फ सॉइल में रहेगा, रॉक्स में रहेगा, वाटर में रहेगा और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहेगा, लेकिन इन्वायरमेंट में गैस में मिक्स नहीं होता है। इसी को सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट होकर रहता है, दब के रहता है ना। तो सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है फास्फोरस साइकिल हो जाता है। बात करेंगे 16th क्वेश्चन की। द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज टर्म्ड एज, तो किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और पूर्वानुमान परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इवोल्यूशन यहां पर बोला जा रहा है, ग्रेजुअल है और प्रेडिक्टेबल चेंज बोला जा रहा है, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज। इवोल्यूशन क्या होता है, विकास, इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इवोल्यूशन कैसे होगा, है ना, लेकिन हम लोग जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से, और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्योंकि देखो एक लैंड में अगर सक्सेशन हो रहा है तो यहां पर सबसे पहले ए आएंगे तभी बी आएंगे, जब तक ए नहीं आए हैं तब तक, उसके बाद मतलब ए जब तक नहीं आए हैं तब तक बी आ ही नहीं सकता, और बी के बाद ही सी आएगा, फिर सी के बाद ही डी आएगा। ऐसा होता है ये ग्रेजुअल चेंज, और इसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा इसके बाद ये आएगा, क्योंकि पता है पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, है ना। तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल हो जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, चलो बात करेंगे अपन 17th क्वेश्चन की। इन द पिरामिड ऑफ एनर्जी द लोवेस्ट एनर्जी कंटेंट इज फाउंड। ठीक है, ऊर्जा के पिरामिड में सबसे कम ऊर्जा सामग्री कहाँ पाई जाती, तो सबसे कम एनर्जी कहाँ पाया जाएगा, तो पाया जाएगा टॉप कार्निवोर्स में, है ना। क्योंकि देखो प्रोड्यूसर्स के पास तो सबसे ज्यादा एनर्जी रहता है, यही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर के पास भी रहेगा क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले जो है टॉप कार्निवोर, जिसके ऊपर और कोई नहीं है, तो उनमें सबसे कम एनर्जी जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी, सपोज मैं एग्जांपल लेना 1000 जूल, तो इनको खाने वाले प्राइमरी तो इनके पास में 100 जूल जाएगा, फिर इनको खाने वाले सेकेंडरी तो इनके पास में कितना जाएगा, 10 जूल जाएगा। उसके बाद ये जो टॉप कार्निवोर है इनके पास में जाएगा कितना, तो इनके पास में चले जाएगा 1 जूल। तो सबसे कम पूछा गया है ना, बोला गया है लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी तो टॉप कार्निवोर में ही जाएगा। चलो अब बात करेंगे 18th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, कौन सा है प्राथमिक प्रदूषक, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, प्राथमिक प्रदूषक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक होता है। बात करेंगे 19th क्वेश्चन की। व्हाट इज द टर्म फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पन्न अधिकतम जैव भार के लिए शब्द क्या यूज किया जाता है, तो सबसे ज्यादा अधिकतम जो जैव भार है या बायोमास है जो कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है सबसे हाईएस्ट अमाउंट में, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता, है ना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है,
बात करेंगे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की। द टर्म बायोस्फीयर वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। तो बायोस्फीयर शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? तो बायोस्फीयर बिल्कुल एडवर्ड सुइस के द्वारा किया गया था, है ना, यूज। बायोस्फीयर टर्म का यूज सबसे पहले एडवर्ड के द्वारा किया गया था। चलो भाई, अब यहां पर आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी का भी 20 क्वेश्चन खत्म होता है। आने वाले दिनों में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखो मैं बता दूं, बहुत ही कम टाइम बचा है अब आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने में ध्यान ना देकर रिवीजन और प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है आपके। ठीक है, चलो, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलो, आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात कि प्रयोगशाला का जो टेस्ट सीरीज है वो अभी जाकर ले सकते हैं आप, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दिन बचा नहीं है। 10 मेगा टेस्ट आपको मिल रहा है कितने रुपए में? 49 रुपए में। ठीक है, बहुत अच्छा ऑफर है, तो अभी जाके ले सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेस्ट सीरीज का। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।